बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा ज़ाहिद हूँ। हमारे डिजिटल प्लेटफार्म पे खुशामदीद। नाज़रीन, इलामा फ़ारुकुल हसन कादरी साहब को अदालत पेश किया गया है। एक तो ये ख़बर है, गैर कानूनी तौर पे केसेस चलाए जा रहे हैं, रिमांड पे रिमांड लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ साबित नहीं कर सके। और ये भी ख़बर आ रही थी कि हो सकता है कि उन पर कुछ क्लाशनकोफ और इस तरह की जो है वो चीज़ें डाली जा सकती हैं, लेकिन बहरहाल वो डटे हुए। और जहाँ तक जो है हमारे ज़राए ने तस्दीक की है, उन्होंने वकला से बात करते हुए यही कहा है कि वो अपनी तमाम जो मसरूफ़ियात हैं जेल में, वो कुरान मजीद पढ़ने में गुजारते हैं, अखबारात जो हैं उन तक पहुँच रहे, उसका मुताला करते हैं और रोज़े रख रहे हैं। तो बहरहाल ये हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के बहुत बड़े जो कायदीन थे, थोड़े से प्रेशर में आके उन्होंने बहुत बड़े बड़े फ़ैसले लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें इलामा फ़ारुकुल हसन कादरी साहब की, जो कि उनका ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है, तो अभी तक जो है वो डटे हुए हैं। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट थी उनके हवाले से। दूसरा जो हमारे पास आज डिस्कस करने को है, हमारे साथी एंकर जमील फ़ारूकी साहब के ट्विटर हैंडल से जो है ट्वीट किया गया कि उनको सरगोदा में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रोज़नामा औसाफ ने इस हवाले से डिटेल शेयर की है। रोज़नामा औसाफ के मुताबिक जमील फ़ारूकी साहब पे किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं किया गया, बल्कि ये एक फ़ैमिली मैटर है। जमील फ़ारूकी साहब ने 95 SP एक गाँव है सरगोदा में, वहाँ पे उन्होंने शादी की थी और शादी करने के बाद जो है अपनी बेगम के साथ वो इस्लामाबाद के एक फार्म हाउस में राइश पजीर थे। तो कहा यह जाता है रोज़नामा औसाफ के बकौल के जमील फ़ारूकी साहब ने उनके अपनी मिसेस का मोबाइल छीन लिया था। कुछ शक व शुबहात जिस तरह से मियाँ बीवी के दरमियान हो सकते हैं, तो उन्होंने फैमिली से भी रब्ता मुनक़ते कर दिया। तो उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता रहा बकौल उनकी वाइफ के और उनके ख़ानदान जो ससुराल है उनके बकौल। तो ये सिलसिला चलता रहा है और बाद जमील फ़ारूकी साहब अपनी बेगम से मिलने या उनको लेने या मामलात को सेटल करने के लिए 95 SP सरगोदा पहुँचे हैं। तो ससुरालियों के साथ जो तलक़ कलामी हुई है, तो उसको रोज़नामा औसाफ कहते हैं कि उन तलक़ कलामी की वजह से को हल्का फुल्का उनके अंदर लड़ाई हुई है। तो जमील फ़ारूकी साहब ने जो ट्वीट किया कि उनके कातलाना हमला हुआ है उन पर, और या उनको फायरिंग की गई है, इस किस्म का कोई वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन जमील फ़ारूकी साहब के ट्विटर हैंडल से तस्वीर जारी की गई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि उनके जिस्म पर वाज़ेह निशानात मौजूद हैं। उनके ट्विटर हैंडल के मुताबिक राड्स का इस्तेमाल किया गया है, क्लाशनकोफ के बट का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। तो बहरहाल इसमें मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं, ये फ़ारूकी साहब बाहर निकलते हैं हॉस्पिटल से, वापस आएंगे तो ख़ुद ही इसको एक्सप्लेन करेंगे। बहरहाल नदीम अफजल चंद साहब जो एक सियासी लीडर हैं वहाँ के सरगोदा से, उन्होंने कहा कि ये मेरे हलके का वाक़या है, तो मैं इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो कोशिश कर सकता हूँ। ये फ़ारूकी साहब का फैमिली मैटर है, उन्होंने शादी की थी, तो अगर वो चाहें तो मैं उनकी मदद करने को तैयार हूँ। लेकिन बहरहाल जमील फ़ारूकी साहब की सेहत के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी जो है वो बेहतरी का मामला फरमाए। अब तीसरा बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, फ़ील्ड मार्शल ईरान के अंदर मौजूद हैं। क्या होने जा रहा है, एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की बाज़गश्त है। तो मैं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये वाज़ेह कर दूं कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात ना हो सकते हैं, ना कामयाब हो सकते हैं। अगर हो भी जाते हैं मुज़ाकरात, तो लंबे अरसे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, किसी जगह पे भी मुज़ाकरात नहीं टिकेंगे। मैं बारहा ये इस बात का तज़किरा करते आया कि ये जिन जंगों का आगाज़ हो चुका है, इनका इख्तिताम नहीं है, ये ख़त्म होने के लिए शुरू नहीं हुई। ये जंगें बढ़ेंगी, इनमें पॉज आ सकता है, ये ठंडी हो सकती हैं, वक्ती तौर पे स्लो हो सकती हैं, लेकिन ये जंगें ख़त्म नहीं हो सकती, ये जंगें बढ़ेंगी और इनका इख्तिताम आर्मगेडॉन तक जाएगा। ये वर्ल्ड वार 3 का पेश खैमा है। सर्द जंग का आगाज़ 9/11 से हो चुका हुआ है। जो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड वार 3 का ये सर्द फेज़ है, तो उनको समझने की ज़रूरत है, सर्द फेज़ का आगाज़ 9/11 से हो चुका था, अब इसका हार्ड सेशन है।
अब यहाँ पे जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं ये हार्ड सेशन है, इससे आगे मज़ीद जो मामलात हैं वो गंभीर होते चले जाएंगे और सूरत हाल बिगड़ती चली जाएगी। किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं होंगे और इसी तरह से पाकिस्तान को इस जंग के अंदर घसीटने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, की जाती रहेगी और भरपूर कोशिश होगी कि पाकिस्तान इस तीसरी जंग का हिस्सा बन जाए। इस हवाले से अभी से नहीं, बड़ी देर से कोशिशें होती रही हैं कि पाकिस्तान को इस जंग में घसीटा जाए। ईरान को मुमकिना तौर पे इस हद तक मजबूर किया जा सकता है कि वो ना चाहते हुए भी पाकिस्तान पे अटैक करे। पाकिस्तान की अफवाज हैं, पाकिस्तान के फ़िज़ाइया लड़ाका तैयारे और भारी असला लेकर किंग फैसल एयरवेज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। ये इतनी आसानी से मामलात को अगर आप सीधी तरह से देखें तो नहीं है। एक तरफ से मुज़ाकरात हैं, दूसरी तरफ से फ़ौजी जो नकलो हरकत है उसमें तेज़ी देखी गई है। अमेरिकी जहाज़ जो हैं वो खलीज मुबालक में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मशरिक़ी वस्ता में बड़ी तेज़ी से तब्दीली देखी जा रही है। अमेरिका भी तैयारी कर रहा है और अमेरिकी वज़ीर जंग का जो आज का बयान है कि अगर ईरान ने कोई और इस हवाले से स्टेप लेने की कोशिश की तो हम दोबारा जंग कर सकते हैं और बड़ी ख़तरनाक जंग करेंगे। इस वक्त जो हमारे पास ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं, ईरान के अंदर अमेरिका 2 लाख फ़ौजी उतारने की जो प्लानिंग कर रहा है और ये जो पॉज लिया गया है ना जंग में, ये रुकी नहीं है, ये मुज़ाकरात के लिए नहीं रुकी। ये कोई बेवकूफ़ होगा जो ये समझ रहा है कि ये मुज़ाकरात बातचीत के लिए, हालात को सॉर्ट आउट करने के लिए ये सारा पॉज लिया गया। नहीं, ये तूफ़ान से पहले की वो खामोशी है जिसको अहले नज़र और बसीरत वाले जो है महसूस कर सकते हैं। ये तूफ़ान से पहले की खामोशी है, दोनों तरफ से तैयारी हो रही है। ईरान मिसाइल बनाना तो नहीं रोक रहा, वो अपने शायद ड्रोन भी बना रहा है। एटमी जो उसका प्रोजेक्ट है उस पर भी तेज़ी कर दी गई है। दूसरी तरफ जो अमेरिका है वो ज़मीनी फ़ौज उतारने के लिए ग्राउंड सेट कर रहा है। हो सकता है, मेरी एक ये तज्जिया है, बहरहाल ये सारे सिचुएशन में जो पहले मैं बात कर रहा था वो उस पर मैं ज़ाती तौर पे कंफर्म हूँ और आने वाले दिनों में समझता हूँ कि वैसा ही होगा। लेकिन ये जो चीज़ है कि पाकिस्तान हो सकता है, ये एक बाय चांस चीज़ है, पाकिस्तान बलूचिस्तान में अमेरिका को अड्डा दे दे और बलूचिस्तान से ज़मीनी फ़ौज दाखिल हो ईरान के अंदर। ऐसा मुमकिन हो सकता है, ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता। ये एक थ्योरी अपनी जगह मौजूद है। लेकिन सऊदी अरब के अंदर जो पाकिस्तान की फ़ौज मौजूद है, अब अमेरिका की शैतानगी करने जा रहा है। वो जितने भी हमले करेगा ईरान पे आने वाले दिनों में, वो सिर्फ सऊदी अड्डों से करेगा। ईरान जवाबी वार में सऊदीया के अंदर मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। पाकिस्तान की मजबूरी है सऊदी अरब की दिफा, तो उनको गिराएगा और ईरान और पाकिस्तान आमने सामने आके खड़े हो जाएंगे। यही प्लानिंग शुरू से होती आई है, यही प्लानिंग आज से है और इसीलिए तमाम जो है कोशिशें की जा रही हैं। बहरहाल आगे देखना ये है कि पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है और पाकिस्तान इस सिचुएशन को किस तरह से टैकल करता है और पाकिस्तान कहाँ पे आगे खड़े हो जाता है। फ़िलहाल तो पाकिस्तान का बहुत पॉजिटिव किरदार है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस जंग को ख़त्म किया जाए, लेकिन जो पीछे बैठा एक शैतान जिसका नाम नेतन्याहू है, इसराइली जो ज़ायनिस्ट हैं, वो इस आग के ऊपर तेल डालने का काम कर रहे हैं। मुज़ाकरात की बात चली, चाहे हम तो शुरू से कह रहे थे मुज़ाकरात कामयाब नहीं है, तो बहरहाल फिर भी बातचीत तो जारी थी, लेकिन इसराइल ने पे दर पे लिबनान पे हमले शुरू कर दिए और हल आपके सामने देख लिया कि क्या सूरत हाल बनी। बहरहाल ये टोटल इस वक्त की सिचुएशन है, इस पर हम बात करते रहेंगे। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।